नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास व राजवंश यानी कुछ प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्थान में लगभग 321 से 184 ईस्वी तक 321 से 184 ईस्वी तक मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। यानी 321 से 184 ईस्वी तक ये था मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। लेकिन कालांतर में पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी के अंदर को हो गई थी। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी के अंदर हो गई थी। अब मध्यकालीन की अगर बात करें तो 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का जो काल है वो होता है राजपूत काल। क्या होता है? राजपूत काल। ठीक है। 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी का जो समय है ये राजपूत काल कहलाता है। राजपूत शब्द है वो संस्कृत के राजपुत्र शब्द का विकृत रूप है। क्या है? विकृत रूप है। क्या है? विकृत रूप है। राजपूत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 7वीं शताब्दी में मिलता है। यानी जो ये राजपूत शब्द है इसका उल्लेख 7वीं शताब्दी में मिलता है। वैदिक काल के अंदर क्या है, मुसलमानों के आक्रमण से पहले यहाँ के जो सभी शासक क्षत्रिय शासक कहलाते थे। बाद में यहाँ के शासकों की जाति के लिए राजपूत शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा। हम कह सकते हैं कि 8वीं शताब्दी तक इस शब्द का प्रयोग जाति के लिए न होकर एक शासक विशेष वर्ग के लिए अर्थात कुलीन यानी उच्च कोटि के लोगों के लिए किया गया था। भारतीय इतिहास में 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का जो समय है ये क्या है? 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का जो समय है ये राजपूत काल है। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग सिद्धांत है। अलग अलग इतिहासकारों, कवियों और इतिहासकारों ने अलग अलग इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में अपने तर्क दिए हैं। प्रतिरासों के अनुसार राजपूत परमार, प्रतिहार, चौहान, चालुक्य, सोलंकी ये थे। इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड यानी राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। ये प्रतिरासों में बताया है चंद्रबदाई ने। और इस कवि ने अर्थात चंद्रबदाई ने 36 राजपूत राजवंशों की सूची दी है। 36 राजपूत राजवंशों की सूची दी है। नयन चंद सूरी ने सूर्य से बताई है इसकी। किससे बताई है? सूर्य से। और कर्नल जेम्स टोड की अगर बात करें तो ये विदेशी जातियों से शक, हूण, कुषाण यानी इनका सम्मिश्रण मानते हैं। कौन मानते हैं? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड क्या मानते हैं? शक, हूण और कुषाण इनका सम्मिश्रण मानते हैं। और डॉक्टर वी स्मिथ की अगर बात करें, वी.ए. स्मिथ की बात करें तो उन्होंने राजपूत ऊनों की संतान बताया है। ऊनों की संतान बताया। अब इसके बाद में अगर बात करें हीराचंद जी की, तो हीराचंद जी ने वैदिक आर्यों की संतान बताई है। किसकी संतान बताया है? वैदिक आर्यों की
संतान बताया है। किसकी संतान बताया है? वैदिक आर्यों की संतान बताया है। इस प्रकार से राजस्थान में विभिन्न कवियों और इतिहासकारों और लेखकों ने अलग अलग अपने तर्क दिए हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार यानी 6 से 10वीं शताब्दी तक मुख्यतः इनका प्रतिहार वंश का शासन मुख्यतः था। 6 से 10वीं ईस्वी तक इनका जो मुख्य केंद्र था वो मारवाड़, मंडोर, जालोर, भीनमाल क्षेत्र था। कौन सा था? जालोर, भीनमाल मुख्य क्षेत्र था। बाद में प्रतिहारों ने क्या किया? यूपी नहीं, एमपी जैसे कनौज को इन्होंने शक्ति का केंद्र बनाया और उज्जैन को बनाया। और आरसी मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहार ने 6 से 11वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों को बाध्य का काम किया था, उनसे मुकाबला किया था। राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश का लगभग 200 सालों तक अरब आक्रमणों का प्रतिरोध किया था। इनका वर्चस्व 8वीं से 10वीं शताब्दी तक माना जा सकता है। गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में प्रतिहार शब्द ये मंडोर की प्रतिहार जाति के लिए हुआ है। प्रतिहार क्या है? जाति के लिए हुआ है। प्रतिहार ये जाति के लिए हुआ है क्योंकि प्रतिहार अपने को लक्ष्मण जी का वंशज मानते हैं। किसका वंशज मानते हैं? लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी का वंशज मानते हैं। लक्ष्मण जी ये भगवान राम की सेवा में एक प्रतिहार यानी सेवक का कार्य करते थे, इसलिए वे लोग प्रतिहार कहलाए। कालांतर में जो गुजरात प्रदेश है, राज्य है, उस पर जो शासन करने वाले हैं ना, वो गुर्जर प्रतिहार कहलाए। कौन कहलाए? गुर्जर प्रतिहार यानी गुजरात पर जो शासन करने वाले थे वो गुर्जर प्रतिहार कहलाए। अरब यात्रियों ने गुर्जरों को जुर्ज भी कहा है। किसने? अरबी यात्रियों ने गुर्जरों को क्या कहा है? जुर्ज, जुर्ज भी कहा है, जुर्ज कहा है। ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें गुर्जर प्रतिहारों की शाखाओं की, अगर बात करें गुर्जर प्रतिहारों की शाखाओं की बात करें तो मोहनत नैन्सी, मुणोत नैन्सी 26 शाखाओं का वर्णन किया है। उनकी रचनाओं में 26 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। ये सबसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण मंडोर की प्रतिहार थी। अब मंडोर के अंदर क्या है? चामुंडा माता को अपनी कुल देवी के रूप में पूजा करती थी। किसकी पूजा करती थी? चामुंडा माता, ये थी कुल देवी, इनकी पूजा करते थे, कुल देवी की पूजा करते थे। इसके बाद में मंडोर के प्रतिहार क्षत्रिय कहलाए। क्या कहलाए? क्षत्रिय कहलाए।
ठीक है। इसके बाद में हरिश्चंद्र, कौन था? हरिश्चंद्र। जोधपुर के गठियाला शिलालेख के अनुसार 6वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में यानी सेकंड चरण में हरिश्चंद्र का नाम एक ब्राह्मण विद्वान के रूप में मिलता है। इसे रोहिलदी भी कहा जाता है। किसको? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र प्रतिहारों का गुरु था। हरिश्चंद्र क्या था? प्रतिहारों का गुरु था, यानी गुरु शिष्य का रिश्ता था, शिष्य था, गुरु शिष्य का रिश्ता था। और ये प्रतिहारों का आदि पुरुष कह सकते हैं। प्रतिहार वंश का संस्थापक कह सकते हैं। और गुर्जर प्रतिहार का मूल पुरुष भी कह सकते हैं। इनके 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मण जाति से थी और एक क्षत्रिय से थी। 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मण जाति से और एक क्षत्रिय जाति से। ब्राह्मण जाति से जो थी उसका क्या नाम था? बता सकते हैं आप? कमेंट में जरूर बताएं। और क्षत्रिय पत्नी का नाम था भद्रा। क्या था? भद्रा। इस क्षत्रिय पत्नी के 4 पुत्र थे। क्या थे? 4 पुत्र थे। इनसे उत्पन्न संतान ब्राह्मण प्रतिहार और क्षत्रिय से क्षत्रिय प्रतिहार कहलाए। ठीक है। ब्राह्मण प्रतिहार, ब्राह्मण से उत्पन्न, और इससे क्षत्रिय प्रतिहार। 4 पुत्र थे इनके। इन चारों पुत्रों ने मिलकर मंडोर का पुराना नाम क्या था? मांडणीपुर नाम था। इसको जीता था इन्होंने, चारों पुत्रों ने, और गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की स्थापना की। रज्जिल। अब बात करते हैं रज्जिल की। किसकी बात करते हैं? रज्जिल। किसकी बात करते हैं? रज्जिल। हरिश्चंद्र के बाद के अंदर मंडोर की वंशावली हरिश्चंद्र के तीसरे पुत्र रज्जिल से प्राप्त होती। हरिश्चंद्र के तीसरे पुत्र रज्जिल से प्राप्त होती। तीसरे पुत्र जो एक पुत्र था, तीसरे पुत्र से उनकी वंशावली प्रारंभ होती। 560 ईस्वी के अंदर इसने प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। प्रतिहार राजवंश की स्थापना की थी। राजधानी मंडोर जोधपुर में है। इन्होंने राजसूय यज्ञ को आधार बनाया था। क्या बनाया था? राजसूय यज्ञ को आधार बनाया था। नरभट्ट रज्जिल के बाद उसका उत्तराधिकारी था नरभट्ट। ये था रज्जिल का उत्तराधिकारी। नरभट्ट ने पिल्लानी की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? पिल्लानी की उपाधि धारण की।
जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु और ब्राह्मण, ब्राह्मणों का संरक्षण करता। संरक्षण पिल्लानी का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु और ब्राह्मणों का संरक्षण करता होता है। नरभट्ट रोहिस्कूप नगर में विष्णु मंदिर बनाया था। कहाँ पे बनाया था? रोहिस्कूप नगर में विष्णु मंदिर बनवाया। क्या बनवाया था? विष्णु मंदिर बनवाया था। अब बात कर लेते हैं नागभट्ट फर्तम की। नागभट्ट फर्तम, नागभट्ट फर्तम रज्जिल का पोता था। किसका था? पोता था ये, यानी पोता था, रज्जिल का पोता था। सबसे बड़ा महत्वाकांक्षी था। इसने भी साम्राज्य का विस्तार किया और मेड़ता को जीता था इसने भी। किसको जीता था? मेड़ता को जीता और मेड़ता से मंडोर तक अपने साम्राज्य विस्तार करके राजधानी बनाया था। और इनका साम्राज्य भीलमाल, भीलमाल जो राजस्थान का जालोर जिले के अंदर आता है, वहां तक उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट में आप ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट करे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। और कल हम पढ़ेंगे भीलमाल, जालोर, शाकंभरी चौहान, इनके बारे में पढ़ेंगे। और शाकंभरी चौहान के बाद में हम पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान। इस प्रकार से हम मध्यकालीन इतिहास के एक एक शासकों पर चर्चा करेंगे। तो आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में अपने सुझाव जरूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।